नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। चैप्टर हम लोग का चल रहा है चैप्टर नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है ठोस अवस्था। इसमें ठोस के बारे में पढ़ना है। हम लोग परिचय पढ़ लिए हैं। परिचय के बाद हम लोग ये बात भी पढ़ लिए हैं कि ठोस पदार्थ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है क्रिस्टलीय और दूसरा का होता है अक्रिस्टलीय। तो सबसे पहले का बात हम लोग क्रिस्टलीय पढ़ना शुरू किए थे, और क्रिस्टलीय में हम लोग ये बात पढ़ चुके थे कि क्रिस्टलीय पदार्थ, क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग रवेदार ठोस भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को रवेदार ठोस भी कहते हैं। तो मतलब क्रिस्टलीय ठोस या रवेदार ठोस किसको कहेंगे, ये बात हुआ था। परिभाषा लिखा गया था उसमें कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण जो है नियमित रूप से त्रिभिन्न में व्यवस्थित होते हैं उसको क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और आज अब हेडिंग दिया गया है क्रिस्टलीय ठोस के गुण, मतलब क्रिस्टलीय ठोस के क्या गुण होते हैं, क्या उसमें खूबियां होती हैं, क्या कमियां होती हैं, इस बात को। गुण मतलब उसमें क्या खूबी है, क्या कमी है। तो क्रिस्टलीय ठोस के गुण हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग दीजिएगा सबसे पहले नंबर ए। क्रिस्टलीय ठोस के परिभाषा हो चुका है। परिभाषा के बाद नंबर ए हेडिंग दीजिएगा क्रिस्टलीय ठोस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस के गुण। हेडिंग दे करके 1 नंबर में लिखिएगा, रोमन अंक दीजिएगा 1 नंबर चौथाई में रोमन अंक में 1 नंबर दीजिएगा और लिखिएगा। देखिए, साथ साथ लिखते जाएंगे हम लोग और साथ साथ समझते भी जाएंगे। तो 1 नंबर रोमन अंक में दीजिएगा और 1 नंबर में लिखिएगा ऐसे ठोस पदार्थ के आयतन पर, ऐसे ठोस पदार्थ के आयतन पर, ऐसे ठोस पदार्थ के आयतन पर ताप एवं दाब का, ताप एवं दाब का अत्यंत सूक्ष्म प्रभाव, अत्यंत सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है, अत्यंत सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। तो समझा जाए। देखिए, इसमें लिखा गया कि ऐसे ठोस पदार्थ पर, ऐसे ठोस पदार्थ मतलब कैसे ठोस पदार्थ, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं रवेदार ठोस पदार्थ, रवेदार ठोस, है ना। तो बोला गया ऐसे ठोस पदार्थ मतलब कैसे ठोस पदार्थ, तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ या रवेदार ठोस पदार्थ। इस पर जो है ना ताप का, इसके आयतन जो होता है, आयतन पर ताप का और दाब का अत्यंत सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। अत्यंत सूक्ष्म प्रभाव मतलब बिल्कुल ना के बराबर, मतलब प्रभाव उस पर समझा जाए, कहा जाए तो एक तरह से पड़ता ही नहीं है। लिखा गया अत्यंत सूक्ष्म मतलब क्या, ना के बराबर, मतलब आयतन पर ताप का और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ताप मतलब यदि उसको गर्म किया जाए, रवेदार ठोस पदार्थ को या क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को यदि गर्म किया जाए, मतलब उसमें ताप दिया जाए, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दाब, यदि दाब दिया जाए, दाब मतलब इंग्लिश में हम लोग उसको प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर भी दिया जाए, दाब भी दिया जाए, तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसीलिए लिखा है कि अत्यंत सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है, मतलब ना के बराबर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद तो 2 नंबर, अब 2 नंबर रोमन अंक में दीजिएगा और 2 नंबर देने के बाद लिखिएगा इसके बारे में। यानी कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टलीय जो ठोस है इसका दूसरा का गुण लिखिएगा। इनके अवयवी कण त्रिविम में नियमित रूप से
नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इनके अवयवी कण त्रिबिम्ब में नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। तो देखिए समझिएगा इसके बारे में लिखा गया ये है कि ये जो होते हैं ना, इनके अवयवी कण जो होते हैं वे त्रिबिम्ब में नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। ऐसा बोला गया कि इनके अवयवी कण जो है त्रिबिम्ब में नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि इसके जो अवयवी कण होते हैं इस तरह से त्रिबिम्ब में क्या होते हैं, हर कोने पर नियमित रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इसके अवयवी कण जो होते हैं त्रिबिम्ब में नियमित रूप से इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो नियमित रूप से व्यवस्थित मतलब क्या कि उसका स्थान जो है ना, उसके अवयवी कणों का जो स्थान है, यह जेड अक्ष था, ऊपर वाई अक्ष था और ये एक्स अक्ष था। तो नियमित रूप से स्थित होते हैं, चाहे व्यवस्थित होते हैं। इसका मतलब ये है कि उसको रहने की मतलब अवयवी कणों की जो रहने की जो व्यवस्था होती है एक निश्चित होती है। और जब व्यवस्था निश्चित हो गई कि मतलब ये कण जो है यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा, इस तरह से जब व्यवस्था उसकी निश्चित हो गई तो जाहिर सी बात है कि उसके द्वारा बनाया गया आकृति भी क्या होगा, निश्चित होगा। तो यही बात लिखा गया इसमें 2 नंबर में, यही बात लिखा गया कि जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस या रवेदार ठोस, इनके जो अवयवी कण होते हैं ये नियमित रूप से त्रिबिम्ब में व्यवस्थित होते हैं, है ना, जिसकी वजह से इनकी आकृति जो होती है क्या हो जाती है, निश्चित। क्योंकि जब नियमित रूप से व्यवस्थित है तो निश्चित होगी। अनियमित होता इसका मतलब कि अवयवी कण इधर उधर कहीं भी हो सकते हैं, और जब कहीं भी हो सकते हैं, इधर उधर बिखरे हुए हो सकते हैं, तो उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि नियमित होता है, नियमित होता है मतलब निश्चित हो गई इसकी आकृति। तो ये बात 2 नंबर में लिखी गई। आगे रोमन अंक में दीजिएगा नंबर 3 और 3 नंबर में लिखिएगा ऐसे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। रोमन अंक में 3 नंबर दे करके लिखिएगा ऐसे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। बोर्ड पे लिख दिए हैं असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब हम आपको पिछले क्लास में भी बता चुके हैं कि असंपीड्य का मतलब ये होता है कि उस पर दाब का कोई प्रभाव न पड़े। तो ठोस ऐसा पदार्थ है, और ठोस में भी कौन सा, क्रिस्टलीय ठोस ऐसा मतलब ठोस है जिस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। असंपीड्य का मतलब क्या, उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात लिखा गया। इसके बाद रोमन अंक में दीजिएगा 4 नंबर, और 4 नंबर में लिखिएगा 4 नंबर में ऐसे ठोस पदार्थ के, ऐसे ठोस पदार्थ के, ऐसे ठोस पदार्थ के, ऐसे ठोस पदार्थ के गलनांक तथा क्वथनांक, गलनांक तथा क्वथनांक, गलनांक तथा क्वथनांक उच्च एवं निश्चित, उच्च एवं निश्चित होते हैं,
उच्च एवं निश्चित होते हैं, उच्च एवं निश्चित होते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और समझिएगा 4 नंबर को। देखिए बोला गया कि ऐसे जो पदार्थ होते हैं ना, ऐसे मतलब कैसे, क्रिस्टलीय ठोस या रवेदार ठोस, दोनों एक ही बात है। तो ये जो पदार्थ होते हैं इनका गलनांक जो है ना, गलनांक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में नहीं इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, जिसको एमपी द्वारा सूचित किया जाता है। गलनांक को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट, इंग्लिश में एमपी द्वारा सूचित किया जाता है। और एक होता है क्वथनांक, क्वथनांक को बोला जाता है इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट, और इसको बीपी द्वारा सूचित किया जाता है। तो बोला गया है 4 नंबर में ये बात, 4 नंबर में ये बात बोला गया है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं यानी कि जो रवेदार ठोस होते हैं, इनके गलनांक और जो क्वथनांक होते हैं ना, ये पहली का बात कि उच्च होते हैं, उच्च गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं और निश्चित भी होते हैं, निश्चित भी होते हैं। निश्चित मतलब फिक्स है कि इस क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक इतना होगा, इस क्रिस्टलीय ठोस का मतलब अलग अलग क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक जो है अलग अलग होता है, ये निश्चित होता है ना। और उच्च होता है मतलब ज्यादा होता है, किसका, तो क्रिस्टलीय ठोस या उसी को रवेदार ठोस बोलते हैं। इसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है, उच्च मतलब ज्यादा होता है और निश्चित मतलब कि निश्चित रहता है कि इसका गलनांक इतना, इसका क्वथनांक इतना, इस तरह से निश्चित होता है। जैसे आपको पता होगा कि जल जो है, जल के क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, निश्चित है कि जल जब भी उबलेगा, जब भी क्वथन करेगा जल, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। उसी तरह से क्रिस्टलीय ठोसों का यानी कि रवेदार ठोसों का गलनांक और क्वथनांक भी निश्चित होता है ना। इसके बाद नंबर दीजिएगा 5 रोमन अंक में 5 दीजिएगा और 5 नंबर में लिखिएगा ऐसे ठोस पदार्थ के विद्युत चालकता कमा दीजिएगा अपवर्तनांक पहले बोला गया विद्युत चालकता, फिर बोला गया अपवर्तनांक, मतलब विद्युत चालकता के बाद कामा दे करके अपवर्तनांक, फिर कामा दीजिएगा उष्मीय प्रसार आदि भौतिक गुण, उष्मीय प्रसार आदि भौतिक गुण भिन्न भिन्न सतहों पर भिन्न भिन्न होते हैं, कामा दीजिएगा, होते हैं के बाद कामा दीजिएगा ठोस के इस गुण को विषम दैशिक गुण कहते हैं। विषम दैशिक गुण कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और समझ लीजिएगा इसको। देखिए इसके बारे में लिखा गया कि इस ठोस के लिए, मतलब क्रिस्टलीय ठोस में
या उसी को हम लोग रवेदार ठोस भी कह सकते हैं। तो इस ठोस में विद्युत चालकता है, अपवर्तनांक है, उष्मीय प्रसार है और भी बहुत सारी भौतिक गुण है ना। विद्युत चालकता है, अपवर्तनांक है, उष्मीय प्रसार है और भी बहुत सारी भौतिक गुण जो है ना, ये भिन्न भिन्न सतहों पर भिन्न भिन्न पाया जाता है, अलग अलग सतहों पर अलग अलग पाया जाता है ना। तो इसी को कहा जाता है विषमदैशिक गुण। तो यदि बात की जाए कि विषमदैशिक गुण किसे कहते हैं, तो विषमदैशिक गुण के परिभाषा हम लोग देंगे कि जब क्रिस्टलीय ठोस में, क्योंकि विषमदैशिक गुण किस में पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस में। तो जब क्रिस्टलीय ठोस में भिन्न भिन्न सतहों पर अपवर्तनांक, उष्मीय प्रसार इत्यादि भौतिक गुण जो है अलग अलग सतहों पर अलग अलग पाए जाते हैं, तो उसी गुण को कहा जाता है क्या, विषमदैशिक गुण कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा विषमदैशिक गुण किसे कहते हैं। अभी फिलहाल हम लोग को इसमें ये बात समझना था कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होते हैं उनके अलग अलग सतहों पर भौतिक गुण जो होते हैं वे अलग अलग होते हैं, है ना। अब समझ लेते हैं कि अलग अलग सतहों पर अलग अलग गुण कैसे होते हैं, इस बात को थोड़ा सा समझ लिया जाए। तो देख लिया जाए, यहाँ पे यदि मान लिया जाए कि एक हमारे पास ये जो है क्रिस्टलीय ठोस है, एक हमारे पास ये क्रिस्टलीय ठोस है, तो क्रिस्टलीय ठोस में यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे Cl- है, यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे Cl- है। इस तरह से मतलब कि जो आयन होते हैं, आपको पता है कि क्रिस्टलीय ठोस जो है चाहे कोई भी ठोस है छोटे छोटे अणुओं या आयनों या परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो इस तरह से यदि बने होंगे, है ना, इस तरह से देखिए, इस तरह से यदि मान लिया जाए कि हम लोग का है क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग पढ़े थे कि क्रिस्टलीय ठोस जो है छोटे छोटे अवयवी कण से मिलकर के बना होता है, और अवयवी कण का मतलब होता है कि अणु, परमाणु या आयन, तो इससे मिलकर के बना होता है। अब जरा सोचिए कि यदि यहाँ से हम लोग प्रकाश की किरण को गुजारें, तो किरण इस तरह से होते हुए सीधे चली जाएगी, निकल जाएगी बाहर, कोई रुकावट इसमें नहीं आएगा। इस तरह से निकालें, सीधे निकल जाएगी, कोई रुकावट नहीं आएगा। इस तरह से निकालें तो भी सीधे निकल जाएगी, कोई रुकावट नहीं होगी। जरा सोचिए यदि हम लोग यहां से निकालें तो इसमें, इसके रास्ते में जो प्रकाश इधर से हम लोग निकाल रहे हैं, किरण, रे मतलब होता है किरण, तो जो किरणें हम लोग निकाल रहे हैं वह जो है मिलता है किससे, आयन से, अवयवी कणों से मिलते हुए निकलता है। यानी कि अवयवी कण जो है उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो किरणों का गति होगा, ठीक है, या जो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब विद्युत धारा का गति होगा, वो कुछ अलग होगा, और यहाँ का जो है वह कुछ क्या होगा, अलग होगा। तो हम लोगों ने देखा कि अलग अलग सतह, जैसे यहाँ पे थे तो कुछ अलग रिजल्ट मिल रहा था, यहाँ पे जैसे ही आए रिजल्ट कुछ और मिलने लगा। यानी कि अलग अलग सतहों पर क्या होता है, अलग अलग भौतिक गुण प्राप्त होता है, और इसी गुण को कहा जाता है क्या, विषमदैशिक गुण। तो बोला गया कि क्रिस्टलीय ठोस में, मतलब इस तरह से देखिए, इस तरह से भी यदि हम लोग गुजारेंगे तो ये जो है अवयवी कणों से होकर के गुजर रहा है। तो यही बात है कि मतलब अलग अलग सतहों से जो भौतिक गुण प्राप्त होता है वे अलग अलग होते हैं, तो इसी गुण को कहा जाता है विषमदैशिक गुण। तो 5 नंबर में यही बात लिखा गया कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इसमें अलग अलग सतहों पर भौतिक गुण जो होता है, भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक की बात की जाए, उष्मीय प्रसार की बात की जाए, ठीक है, विद्युत चालकता की बात की जाए, तो ये सभी जो है अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग क्यों होते हैं, अभी आपने फोटो में देखा यहाँ पे, इसी को कहा जाता है विषमदैशिक गुण। और ये किसमें पाया जाता है, तो क्रिस्टलीय ठोस में। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है
कि विषमदैशिक गुण पाया जाता है। ऑप्शन में क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विषमदैशिक गुण किसे कहते हैं। ठीक है, तो विषमदैशिक गुण के लिए हम स्पेशल आपको अलग से नहीं लिखवा रहे हैं, यहाँ पे हम लिखवा दिए हैं आपको। इस 5 नंबर में यही बात लिखा गया है कि क्रिस्टलीय ठोस में अलग अलग सतहों पर अपवर्तनांक, विद्युत चालकता, ऊष्मीय प्रसार, ये सब जो बातें होती हैं, यानी कि ये सब जो भौतिक गुण होते हैं, ये अलग अलग सतहों पर अलग अलग होते हैं और इसी गुण को बोला जाता है क्या, विषमदैशिक गुण। तो यदि परीक्षा में ये बात पूछ दे कि विषमदैशिक गुण किसे कहते हैं, तो जवाब खूब आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें लिखी गई, इसको लिखा जाए। तो अब हेडिंग दिया गया है नंबर 2, अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको बेरवेदार ठोस भी कहा जाता है। हम लोग पढ़े थे कि ठोस पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं, मतलब ठोस जो होता है 2 तरह के, एगो क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा का अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोगों ने परिभाषा उसका पढ़ा, उसका चित्र भी हम लोगों ने देखा, और उसके बाद उसके गुण क्या होते हैं ये बात भी अभी हम लोग पढ़ लिए। अब हेडिंग दिया गया है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको बेरवेदार ठोस भी कहा जाता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो जो क्रिस्टलीय ठोस है ठीक उसका विपरीत है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में हम लोग क्या पढ़े थे, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में हम लोग पढ़े थे, कि उसके अवयवी कण जो होते हैं ना, त्रिविम में नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। ये बात हम लोग पढ़े थे किसमें, क्रिस्टलीय में। तो अक्रिस्टलीय में हो जाएगा, अक्रिस्टलीय में हो जाएगा कि इसके जो अवयवी कण है त्रिविम में, है ना, त्रिविम में अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। अनियमित मतलब का कि व्यवस्थित होने का कोई नियम ही नहीं है उसमें कहीं भी। अनियमित रूप से व्यवस्थित होने का मतलब क्या, कि स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित होते हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब का, जिसका जहां इच्छा वहीं रह सकता है ना। यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस में हम लोग पढ़े थे कि त्रिविम में नियमित रूप से, मतलब नियम है कि यहाँ पे ही कण रहेगा, है ना। लेकिन अक्रिस्टलीय में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कण कहाँ होंगे, त्रिविम में होंगे लेकिन कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वहीं लिखा गया कि अनियमित रूप से मतलब कहीं भी, अनियमित मतलब स्वतंत्र रूप से, मतलब जहाँ कण की इच्छा है अवयवी कण के, वहां पे वह रह सकता है, कोई नियम नहीं है ना। यानी कि आपको समझ में आया होगा कि अक्रिस्टलीय ठोस हम लोग वैसे ठोस को कहते हैं जिसमें अवयवी कण जो होते हैं त्रिविम में अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, यानी कि त्रिविम में स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जब नियमित रूप से व्यवस्थित होता था तो इसकी आकृति जो है, आकृति हो जाती थी क्या, आकृति निश्चित हो जाती थी, क्योंकि कण के स्थिति निश्चित है कि कण यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो जब निश्चित है उसकी रहने की व्यवस्था, तो आकृति क्या हो जाती थी, निश्चित। और यहाँ पे उसके रहने की व्यवस्था ही निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आकृति, यहाँ पे जो आकृति होगी, वह आकृति क्या हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वैसे ठोस होते हैं जिसमें अवयवी कण जो होते हैं त्रिविम में अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं या स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों की आकृति जो है अनिश्चित हो जाती है, क्योंकि इसके कण जो है अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अक्रिस्टलीय ठोस जो है वास्तव में ठोस नहीं है। अक्रिस्टलीय ठोस जो है यह वास्तव में ठोस नहीं है, यह वास्तव में
अतिशीतित द्रव होता है जिसमें धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है ना। क्रिस्टलीय ठोस में कोई बहने की गुण नहीं पाई जाती थी, ठीक है, वे रवेदार होते थे। ये अक्रिस्टलीय ठोस है, बेरवेदार होते हैं, ठीक है, मतलब उसका बिल्कुल उल्टा। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण त्रिविम में नियमित रूप से व्यवस्थित था, जिसके वजह से उसकी आकृति निश्चित हो जाती थी, और अक्रिस्टलीय में अवयवी कण त्रिविम में अनियमित रूप से व्यवस्थित यानी कि स्वतंत्र रूप से रहता है, जहां इच्छा तहां, इसलिए इसकी आकृति अनिश्चित हो जाती है। और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये वास्तव में, इसका नाम ठोस तो दिया गया है लेकिन वास्तव में ये ठोस होते नहीं है। ये जो होते हैं अतिशीतित द्रव होते हैं। अतिशीतित द्रव उसको कहा जाता है जिसमें धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है, मतलब बहुत कम, मतलब जल में बहने का गुण पाया जाता है द्रव में, लेकिन जल में जितना यानी कि द्रव में जितना बहने का गुण पाया जाता है उतना इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत कम बहने का गुण इसमें पाया जाता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस में बहने का कोई गुण नहीं पाया जाता है। तो अतिशीतित द्रव मतलब समझ में आया। अतिशीतित द्रव मतलब वैसा ठोस पदार्थ जिसमें धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है, अतिशीतित द्रव यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। या परिभाषा अतिशीतित द्रव का हम लोग ये भी दे सकते हैं कि वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण त्रिविम में नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं, नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं, चाहे अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित होते हैं, उसको अक्रिस्टलीय ठोस या अतिशीतित द्रव कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि हम लोग किसे बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अब इस परिभाषा को लिखा जाए इसको, ठीक है। हेडिंग अक्रिस्टलीय ठोस देने के बाद हम परिभाषा बोल रहे हैं, आप परिभाषा को लिखेंगे। लिखिए, ऐसे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण त्रिविम में नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं, नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं, नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित होते हैं, स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित होते हैं, कामा दीजिएगा, उसे अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवेदार ठोस कहते हैं। उसे अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवेदार ठोस कहते हैं। उसे अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवेदार ठोस कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और इसमें अब जैसे में लिखिएगा, जैसे में देखिएगा, जैसे में यहाँ पे इस तरह से जैसे में और जैसे में लिखिएगा रबर, कामा दीजिएगा, प्लास्टिक, कामा दीजिएगा ग्लास मतलब हो गया शीशा, कांच, तथा उच्च अणुभार वाले
उच्च अणुभार वाले बहुलक, उच्च अणुभार वाले बहुलक। तो जैसे में रबर, कमा दीजिएगा प्लास्टिक, कमा दीजिएगा ग्लास, तथा उच्च अणुभार वाले बहुलक। बहुलक मतलब आप समझे होंगे, फर्स्ट ईयर में हम लोग बहुलक के बारे में थोड़ी सी पढ़े थे बातें। आगे बहुलक के बारे में हम लोग को सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है। एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 जो है उसका नाम ही है बहुलक। तो उस चैप्टर में हम लोग बहुलक के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। तो लिखा है उच्च अणुभार वाले बहुलक, मतलब वैसे बहुलक जिसका आणविक द्रव्यमान उच्च होता है, मतलब ज्यादा होता है। तो जैसे में इसको लिखा जाए, ये अक्रिस्टलीय हो गया। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।